कल रात को पूरा ड्राइववे और ये सारा पाथवे साफ़ करके सोया था, लेकिन बीच में अलार्म लगाया हुआ था कि 2-2 घंटे बाद रात को उठकर चेक करूँगा कि दोबारा बर्फ़ तो नहीं पड़ी, ताज़ी-ताज़ी हटा दूँगा, लेकिन आँख ही नहीं खुली। और अगर पूरी रात बार-बार अलार्म से मैं जागता रहता तो सुबह ही कैसे उठता। लेकिन सुबह उठा हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, रात को ज़्यादा बर्फ़ आज तो नहीं पड़ी, लेकिन संडे को इससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की पेशन गोई है। तो अभी तो यही नहीं सँभाली जा रही, इसके इतने बड़े-बड़े पहाड़ बन गए हैं, जब इसके ऊपर इससे भी डबल बर्फ़ पड़ेगी, तो वो कहाँ समाई जाएगी। असल में मुसीबत तो ये है कि बंदा शवलिंग भी कर दे, लेकिन शवल करके जब पहले से ही एक बर्फ़ का माउंट बना होता है, तो उसके ऊपर ढेर लगाना और ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज़ ऊपर तक फेंकनी पड़ती है और बहुत ज़ोर बाज़ू लगता है, बहुत वक़्त भी लगता है और ठंड भी साथ में लग रही होती है। बहरहाल आज फ़िलहाल के लिए तो खैर ही थी, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं निकला और मैंने गाड़ी ऑन की और 5-6 मिनट मैंने बस ऑन ही रहने दी कि इंजन-विंजन सही से गर्म हो जाए, क्योंकि सारी रात इतने ठंडे टेम्परेचर में खड़ी रहकर गाड़ी ऑन करके फ़ौरन से भगानी भी नहीं चाहिए, उसके इंजन के साथ ज़्यादती है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम 5 मिनट तो खड़ी ही रहे, हालाँकि टाइम बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा खड़ा रहे। आप नीचे कमेंट करके बताएँगे कम से कम कितने मिनट खड़ी रहने देनी चाहिए गाड़ी। तो आगे पीछे हर तरफ बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन बहुत पतली सी तह थी, ये तो बस नॉर्मल फ्रॉस्ट ही था। उसके बाद जब ऑफ़िस पहुंचा तो आफ्टरनून में बहुत ज़बरदस्त धूप निकल आई थी, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी हुई हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे बादल आ गए हों ज़मीन पर, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी। मतलब 2 साल हमें हो गए हैं माशाल्लाह कनाडा आए हुए, लेकिन 2 साल में इससे ज़्यादा अपने एरिया में मैंने बर्फ़ नहीं देखी। अपने एरिया से याद आया, मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी कहता रहा हूँ कि नीचे गैस करके लिखें कि मैं कौन से सिटी में हूँ। तो तरह-तरह के शहर लोगों ने उल्टे-सीधे लिखे हुए हैं कमेंट्स में। पता नहीं इतना आसान शहर है, आप लोगों को इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? बिल-आखिर तो मैंने बता ही देना है, लेकिन अभी आपको एक और चांस देता हूँ, नीचे कमेंट करके बताएँ कि मैं कौन से सिटी में रह रहा हूँ। तो कल की वीडियो पर बड़े तहलका खेज़ कमेंट्स आए, बड़े ड्रामेटिक कमेंट्स आए। लोगों ने ये कहा कि भाई इतने अगर तंग हो तो वापस क्यों नहीं आ जाते। कुछ ने कहा उफ़ अल्लाह, कानों को हाथ लगाए बंदा, ऐसे कनाडा में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो और दिन रात बर्फ़ ही साफ़ करनी हो। और किसी ने कहा कि बहुत शौक़ था कनाडा आने का, ज़रा भी नहीं रहा आपकी वीडियो देखने के बाद। तो किसी ने ये कहा कि भाई ख़ुद तो वहाँ जाकर डॉलर्स कमा रहे हो, लेकिन दूसरों को डिस्करेज करते हो, बस चाहते हो कि सिर्फ़ तुम ही अमीर हो और कोई अमीर ना हो सके। तो हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ जाते हैं, जैसे बाहर के ममालिक में निकलते हैं, तो वो इतने खुद गर्ज़ होते हैं कि वो दूसरों को डिस्करेज करते हैं, जबकि ख़ुद एक लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसके तारीक पहलू दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या सच है क्या झूठ, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो नाज़रीन, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्नो स्टॉर्म की वेदर वार्निंग भी थी और स्नो स्टॉर्म आया भी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ खड़ी हो गई, इतना कि मेरी गाड़ी स्टक हो गई और मैं ऑफ़िस पहुंचने में भी 1.5 घंटा लेट हो गया। और सुबह-सुबह निकल कर इतनी ठंड में बर्फ़ साफ़ करना, ये हमारी आदत के भी ख़िलाफ़ है और सुबह-सुबह इंसान इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करने के लिए, वो बंदा जो डेस्क जॉब करता हो, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। लेकिन मुझे करना पड़ा, बहुत लोगों को करना पड़ता है, ज़ाहिर बात है, खाली मैं ही नहीं था, सभी कर रहे थे। तो एक कमेंट ये भी आया हुआ था कि अफ़सोस है पाकिस्तान में इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़कर बाहर जाकर सेकंड ग्रेड सिटीज़न बन के क्या-क्या करना पड़ता है, व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। तो पहली तो बात ये है कि सेकंड ग्रेड सिटीज़न का क्या लेना देना है बर्फ़ साफ़ करने के साथ। आपके ख़्याल में
जो इनके ये घर हैं जो सामने, या जो मुझसे पहले से कनाडा में रह रहे हैं, या जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, उनके जब रैंप्स पर बर्फ़ पड़ती है तो क्या वो साफ़ नहीं करते, या उन्होंने हाउस हेल्प रखी होती है, या चूड़े जमादार आकर उनकी सफाइयाँ करते हैं। सब लोग यहाँ पर खुद ही करते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो taking care of your own home and cleaning your own driveway and pathway does not make you a second grade citizen by any means or chance. और यहाँ पर कोई मैंने तासुब नहीं देखा। अगर मुझे सेकंड ग्रेड ही समझा जाता तो मुझे नौकरी भी ऑफ़र ना की जाती। मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे जॉब मिली, और ये कोई वाहिद जॉब नहीं है जो मुझे मिली, इससे पहले भी मुझे मिल चुकी है, और भी बहुत सी जॉब्स मुझे ऑफ़र हुई हैं जो मैं कर नहीं सका बिकॉज़ एक वक्त में बंदा एक ही जगह काम कर सकता है। तो माशाल्लाह मुझे किसी तासुब का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी कुछ लोग तो डिस्क्रिमिनेट करते ही हैं, रेसिज़्म तो हर जगह होता ही है। कि क्या होता है कि जब एक जगह पर एक ही नज़रिए के और एक ही मज़हब के और एक ही तौर तरीक़ों के बहुत लोग होते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई वखरा होता है तो उसके ख़िलाफ़ कुछ लोगों के दिल में डिस्कम्फ़र्ट आता ही है। इसको एक टर्म होती है ज़ीनोफ़ोबिया। ज़ीनोफ़ोबिया होता है कि जो पहले से एक जगह पर रह रहे होते हैं लोग, उनमें एक रेज़िस्टेंस टू चेंज होती है कि यार ये और लोग कहाँ से आ गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में इस तरह से बाहर से लोग आएँ कोई, तो जितना उनको तासुब का सामना पाकिस्तान में करना पड़ेगा, उसका तो यहाँ पर आटे में नमक के बराबर भी हमें नहीं करना पड़ता। ओवरऑल ही ये जो मुल्क है, कनाडा, अमेरिका, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी हद तक, दीज़ आर द लैंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ पर बहुत दुनिया के ममालिक से लोग आए हुए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं होती। आपको खुद तमीज़ होनी चाहिए और आपको लोगों के साथ अडैप्ट और सिस्टम को समझ कर चलना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है, आपने सुन रखा होगा ड्रेस इन द रोम लाइक द रोमन्स डू, तो आपको थोड़े बहुत तो अपने तौर तरीके एडजस्ट करने ही पड़ते हैं। अगर आप यहाँ आकर पंजाबी और पाकिस्तानी ही कल्चर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को बहुत डिफरेंट लगेगा, एंड पीपल माइट हैव प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट यू। बट हैविंग सेड दैट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल इजीली अडेप्टेबल कंट्रीज़ हैं और लोग बहुत तहज़ीब याफ्ता हैं यहाँ पर। तो सेकंड ग्रेड सिटीज़न का मुझे कोई एहसास कनाडा में रहते हुए नहीं होता, और ज़्यादती है अपने आप को सेकंड ग्रेड सिटीज़न समझना जब हुकूमत हमें वो सारे राइट्स दे रही है जो हुकूमत ने यहाँ के लोगों को दिए हुए हैं। हमें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट भी मिलता है, हमें और भी हर तरह की जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है यहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को, परमानेंट रेजिडेंट्स को, वो हमें भी मिलती है बिला किसी तफरीक के। और उसके बाद हम लोगों में ये तासुर आम करें कि हम यहाँ पर सेकंड ग्रेड सिटीज़न अपने आप को महसूस करते हैं या हमें डिस्क्रिमिनेशन फ़ील होती है, अच्छा फ़ील नहीं होता, तो ये ज़्यादती है। क्या मुझे बाकियों से कम पे दी जाती है, मिनिमम वेज से कम मुझे पे किया जाता है, या मुझसे ये डिमांड की जाती है कि मैं रेगुलर वर्क आवर्स से भी ज़्यादा काम करूं? क्या मुझे अगर कोई मसला या तकलीफ़ हो यहाँ पर और मैं उसके लिए शिकायत करूँ तो उस पर इसलिए अमल नहीं किया जाता क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ? तो इनमें से कोई सी भी बात दुरुस्त नहीं है। विच इंश्योर्स और प्रूव्स के हमारे पास वो सारे राइट्स हैं और ज़िंदगी गुजारने का वही मज़ा है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को आम तौर पर दस्तयाब है। यहाँ आने का डिसीजन हमारा अपना था, और इसी तरह हमारी तरह जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो खुद सोच समझ कर आते हैं, और इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर ज़िंदगी में कुछ ग्रीनर दिख रहा होता है, कुछ लग रहा होता है, कोई ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे होते हैं अपने मुल्क की निस्बत, तभी लोग इतना पैसा लगाकर, इतनी मेहनत लगाकर यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ के वसाइल भी इस्तेमाल करते हैं, जब यहाँ की चीज़ों से फ़ायदा भी उठाते हैं, और उसके बाद लोगों में ये तासुर आम करें कि हमें लगता है कि हमें सेकंड ग्रेड सिटीज़न्स की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो बड़ी ज़्यादती है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। सो आई स्ट्रांगली कंडेम्ड सच अ स्टैंस। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा
कि शुरू में यहाँ पर आकर जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं उनको कल्चर शॉक लग सकता है और उनको होम सिकनेस हो सकती है, लेकिन वक्त बेहतरीन मरहम है हर चीज़ का। मैं समझता हूँ एज़ लॉन्ग एज़ किसी मुल्क में कानून की पासदारी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मजबूत है और निज़ाम स्ट्रक्चर्ड है, उसके बाद बाकी एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस वेरी इजीली। ऐसे किसी भी मुल्क में फिर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत से होते हैं। पाकिस्तान का मेन मसला ही ये था कि गरीब को हर जगह रगड़ा लग जाता है और अमीर फाइंड्स एन इजी वे आउट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रही बात कि मैं फिर क्यों कनाडा के नेगेटिव एस्पेक्ट्स से भी रोशनास करवाता हूँ, उसकी वजह ये है, देखें मैं आपके साथ अपनी डे टू डे लाइफ शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि डेली एक व्लॉग अपलोड करूं। अब विंटर्स में लाइफस्टाइल ही कुछ इस किस्म का होता है कि हमें बहुत फ्रीक्वेंटली स्नोफॉल देखने मिलती है और बर्फ़ साफ़ करना होता है, और जब ऐसा होता है तो दैट बिकम्स द मेन हाईलाइट ऑफ द होल डे, बिकॉज़ उसमें बहुत मेहनत मुशक्क़त लगती है। तो उसी के बारे में बात भी इंसान फिर करता है, और बहुत लोग स्नोफॉल स्नो स्टॉर्म होता है तो वो देखना भी चाहते हैं, क्योंकि जब बहुत लोग इधर आने का सोच रहे होते हैं तो वो हमारी वीडियोस देखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके लिए ऐसे मौसम में सरवाइव करना ऐसे मुल्क में पॉसिबल है या नहीं। तो इट इज़ वेरी रेलिवेंट और बिल्कुल एक ट्रू पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। इसका मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको आउट ऑफ द वे जाकर कनाडा की बुराइयाँ करके आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स जस्ट सिंस आई एम डेली व्लॉगर, तो जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा होता है वही मैं आपको बताता हूँ। बाकी विंटर्स में वैसे भी एक डिप्रेशन सेट इन हो जाता है, और दिस इज़ नॉट जस्ट पर्टिकुलर टू कनाडा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन पाकिस्तान में भी जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो इंसान की नफ्सियात पर उसका कुछ ऐसा ही असर होता है। एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी अंधेरा पड़ जाता है, फिर सर्दी ज़्यादा होती है, तो वो जो एक गर्मियों की वाइब होती है, ब्राइट और वेलकमिंग एंड वार्म और हर जगह हरियाली, तो वो चीज़ नहीं होती। तो विंटर्स में व्लॉग्स इस वजह से आपको ज़्यादा हो सकता है मेरे डिप्रेसिंग थोड़े से लगते हो, बिकॉज़ विंटर्स की वाइब ही ऐसी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं लोगों को कनाडा से मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अब मैं बर्फ़ साफ़ कर रहा हूँ, उसमें मुझे मुश्किल हो रही है, तो आपको मैं वही दिखाऊँगा ना। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़ कि कभी साफ़ की हो आपने पाकिस्तान में तो आपको अंदाज़ा हो कि मुश्किल होता है ये काम। और वो भी मुश्किल रोज़ रोज़ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अब मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है तो बस दिस इज़ ऑल दैट कीप्स हैपनिंग इन कनाडा। कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है और कनाडा की लाइफ के मिलियंस ऑफ एस्पेक्ट्स हैं, जिनमें से एक एस्पेक्ट से मैंने आपको इस एक वीडियो में रोशनास करवाया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एस्पेक्ट इतना मैग्नीफाई हो जाए कि जो रियलिटी है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आप उसको ओवरलुक करके बस हाय कनाडा, हाय बर्फ़, हाय ठंड ही करते रहें। अगर ऐसा ही हो तो हम क्या बेवकूफ़ हैं कि यहाँ पर टिके हुए हैं? क्या हमें वापस आना नहीं आता? क्या हमें नहीं पता कि टिकट कैसे ख़रीदे जाते हैं, पाकिस्तान कैसे वापस आया जाता है? तो क्यों वी आर डीलिंग विद ऑल दिस? बिकॉज़ हमारे पास रीज़न्स हैं। तो किसी भी इंसान के लिए थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी हो तो ये जानना मुश्किल नहीं है कि डिस्पाइट एवरीथिंग आई एम शोइंग इन दीज वीडियोज़, आई एम कंटिन्यूइंग माई स्टे हेयर। तो दैट मीन्स के इवेंचुअली ऑफ ऑल द ऑप्शंस आई हैड, मैंने जानते बूझते दानिस्ता तौर पर कनाडा का इंतखाब किया हुआ है। थोड़ी बहुत बर्फ़ हो ना तो फिर भी आसानी से साफ़ हो जाती है। ये छोटे छोटे पहाड़ थे बने हुए, तो उनके ऊपर स्नो ब्लोअर आसानी से चढ़ भी नहीं रहा था, चल भी नहीं रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। मुझे लग रहा था कि एक बटन होता है राइट साइड पर, उसको और उस लीवर को दोनों को इकट्ठे प्रेस करके इसको चलाना होता है, लेकिन यूज़ करते करते मुझे फिर समझ आई कि बटन को बस और लीवर के साथ शुरू में ही इकट्ठे प्रेस करना होता है, बाद में बटन छोड़ दें, खाली लीवर ही प्रेस करके रखें तभी मशीन चलती रहती है। तो बहुत मुश्किल हो रही थी, एक तो ठंड इतनी लग रही थी, साथ में भूख लग रही थी, और साथ में ये बर्फ़ थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा थी। ये जो छोटा छोटा पहाड़ आपको नज़र आता है ना, इसको तोड़ना बहुत मसला होता है। अब अगर शवलिंग यहाँ पर करता
तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा देर लगनी थी, बिकॉज़ वो थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ हटाता है और बर्फ़ हटाते-हटाते स्लिप हो जाता है। कभी हाथ की ग्रिप नहीं रहती, कभी आगे से वो प्लास्टिक स्लिप कर जाता है और कभी-कभार तो वो शवल टूट ही जाता है। नहीं बस उधर का और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है फिर वो बस स्नो खोल दे। ब्लोअर्स यूज़ किए जाते हैं। बाकी भी तमाम लोग स्नो ब्लोअर्स ही यूज़ कर रहे थे। और अभी ये जितनी आप बर्फ़ देख रहे हैं, हिना ने एक दफ़ा मेरे घर पहुंचने से पहले सफाई की हुई थी। एक दफ़ा तो मैं सुबह जाने से पहले करके गया था, फिर बीच में हिना ने निकल कर सफाई की थी और उनको भी इतना दर्द हो गया और इतनी ठंड लग गई। और फिर जब मैं ऑफिस से वापस आया तो फिर भी हिना मेरे साथ लगी हुई थी, तो हम दोनों ने मिलके बहुत ही मुश्किल से ये बर्फ़ साफ़ की। स्नो ब्लोअर का लीवर भी टूट गया। वो लीवर प्लास्टिक का था और पहले शुरू-शुरू में तो तकरीबन 5 मिनट वो लगा रहा, उसके बाद वो कड़क करके टूट गया और सिर्फ़ आगे उसका जो छोटा-सा पीस है, फिर उसको मैं हाथ की उँगली के साथ ज़ोर से पकड़ के दबा के चला रहा था, एक एक आधे इंच के पीस को। तो उसको दबा के रखना इतनी बड़ी मशीन के साथ इतना मुश्किल था, साथ में ग्लव्स भी पहने हुए कि वो बार-बार स्लिप हो रहा था और ख़ुद मैं थका हुआ था पूरे दिन का। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये देखने में चीज़ें सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली करने लगते हैं ना, आप कभी करने का इत्तेफ़ाक हुआ हो तो आपको पता होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ होती है, कितना बड़ा टास्क होता है। एक और मसला ये भी था कि इतनी दूर तक स्नो ब्लोअर लेकर जाना था कि ये कॉर्ड जो है, जो तार साथ लगी हुई है, ये एक्सटेंशन से निकल जाती थी। फिर हिना को मुझे बताना पड़ता था, हिना फिर वो उसको कनेक्ट करती थी और साथ ही ये कॉर्ड थोड़ी-सी उठाकर भी रखनी पड़ती थी कि ऐसा ना हो कि स्नो को ब्लो करते-करते स्नो ब्लोअर के नीचे उसकी अपनी ही कॉर्ड आ जाए और वो कहीं से डैमेज हो जाए, क्योंकि 2 जगहों से डैमेज हुई हुई भी थी पहले से, इतनी इस्तेमाल हो चुकी है और वहाँ से उसको टेप वगैरह लगाई हुई है, तारों को जोड़ा हुआ है। तो उसका भी ध्यान रखना होता है कि वो भी स्नो बस ब्लोअर फिलहाल के अपना नीचे ना रैंप आ उस जाए, सड़क बिकॉज़ तो अगर वो वो साफ हो गया करेंगे। तो एक तो तार कट अपना जाएगी, फिर उसको रैंप पहले को क्लियर करें, जोड़ें रैंप से इतना क्लियर और करें फिर जितना उसके गाड़ी बाद आ ही सके। स्नो ब्लोअर यूज़ किया जा ये सकता है थोड़ी और वाली फिर बर्फ करंट तो लगने का मशीन भी हटा खतरा लेगी, जो होता है। पहाड़ है ना तो ये ये नहीं। सारी चीज़ें देखते हुए स्नो ब्लो करनी होती है। गर्मियों में भी इवन जब ग्रास काटनी होती है तो ग्रास कटिंग ये नहीं हट मशीन्स रहा का था भी ना, यही मैंने होता भी है आके कि किया, उनकी मुझसे भी नहीं जो हट रहा कॉर्ड था होती ये। है उसको उठाकर ज़रा रखना पड़ता है ताकि मशीन के नीचे आकर वो भी ना कट हो जाएँ। तो बहुत सी चीज़ों का ये जो ध्यान ये रखते वाला हुए ये सारी पहाड़ है ना, काम इसको करने होते हैं। हटाना और फिर पड़ेगा एक ये उधर। भी होता है कि स्नो ब्लो करते हुए या शवल करते हुए जो बर्फ़ निकल रही है, वो सड़क पर ना जाए और साथ वालों के रैंप पर भी ना जाए। तो हर चीज़ का मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे से ख़्याल रखते हुए ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो हालाँकि हमारे रैंप पे 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 2 गाड़ियों के खड़े होने की जगह है, लेकिन मैं इतना थका हुआ था, फ़िलहाल तो मेरे से बस इतना ही साफ़ हुआ कि कम से कम अपनी गाड़ी की जगह बन जाए। वो भी मैं 1.5 घंटा लगे रहने के बाद इसी शक में था कि पता नहीं इतना ओपन हुआ है कि मेरी गाड़ी अंदर आ पाएगी कि नहीं। और वही हुआ जिसका डर था, जब मैं गाड़ी अंदर पार्क करने लगा तो साइड्स से अभी बर्फ़ ऊँची थी। तो फिर बाद में मैंने उसको मज़ीद हटाया, लेकिन अभी मुझे ये डर लग रहा है कि गाड़ी की विड्थ से दोनों तरफ मैंने हाफ़ फुट तक तो वाइड कर ही दिया है। लेकिन कल गाड़ी निकालते वक़्त अगर थोड़ी भी स्लिप हुई रैंप के ऊपर तो कल तक ये और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी होगी बर्फ़, तो इट वुड बी लाइक कंक्रीट साइड्स ऑन बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द कार। तो गाड़ी छिल सकती आएगी, है, वो सब डैमेज हो सही हो सकती है। जाएगी। तो अभी ये बस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं फिर निकलने लगा हूँ और जो बाकी की बर्फ़ रह गई है रैंप के ऊपर उसको साफ़ करूँगा, ताकि सुबह अब जब मैं निकलूँ तो मेरी गाड़ी डैमेज ना हो और आज स्टक ना हो। और मैं सोच रहा हूँ कि रात में भी अलार्म लगाऊँ कि 2 दफ़ा बीच में उठ के चेक करूँ, 2-2 घंटे की नींद लूँ बस। और अगर बर्फ़बारी हो रही हुई तो उठ के मैं साफ़ करूँ, क्योंकि ताज़ी पड़ी हुई बर्फ़ आसान होगी, वरना सुबह फिर मैं उसी तरह से स्टक हो जाऊँगा और बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल होती है और बहुत लड़ना पड़ता है और बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है बर्फ़ के साथ। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये एक फ़ैक्ट है कि अल्लाह ने बहुत लोगों से अच्छा रखा हुआ है
और अल्लाह की मेहरबानी है, जो नेमतें हमें मिली हुई हैं हम इनके बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। और ये बहुत गलत है कि इंसान नाशुक्री करे और कहे कि है ये क्या है। जो भी है, अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा तो इवन इससे निकलने का भी अल्लाह ताला ने मुझे मीन्स एंड रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और बस ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था कि लोगों पर एक जो हल्का सा कभी इंप्रेशन सेट होने लग पड़ता है कि मैं कनाडा की बुराइयां करता रहता हूँ और लोगों पर उसका नेगेटिव इंप्रेशन डालना चाह रहा हूँ। सो दैट्स नॉट द केस एट ऑल। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ट्रू पर्सपेक्टिव समझ आया होगा। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इधर से बर्फ़ उठाई।